अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद सबर अब्बास। मुबैना इंतखाबी धांधली, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात और अदालती मामलात में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत का नया दौर शुरू हो गया है। एक बार फिर सड़कों को गर्म करने के सिलसिले का पहला कदम आज उठाया गया, जहाँ पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें पार्टी क़यादत के साथ साथ कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज रैली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 अप्रैल के इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में भी एक बड़े जलसे की कॉल दे रखी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सियासी और कानूनी के साथ इंतजामी जंग भी छेड़ने के मूड में दिख रही है। ताहम इन तमाम मुहाज पर तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक जंग चल रही है। आज से शुरू होने वाले एहतजाजी तहरीक से मुतालिक भी तजाद सामने आ रहा है, जहां पार्टी के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत ने ट्वीट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों पर एहतजाजी तहरीक को सबूताज करने का इल्जाम लगा दिया है, जिसके जवाब में पार्टी के सीनियर रहनुमा आतिफ खान ने भी शेर अफजल मरवत को आड़े हाथों ले लिया है। इसके अलावा सेनेट और दीगर इंतखाबात से पार्टी टिकटों की तकसीम हो, बानी चेयरमैन से मुलाकातें हों, इन मुलाकातों के बाद तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी से मुतालिक सामने लाने वाला मौक़िफ़ हो, या तहरीक इंसाफ के बयानिए और पॉलिसी में इबहाम की भरमार दिख रही है। हाल ही में कई बार पार्टी की कोर कमेटी में इख्तलाफात की इत्तलात सामने आई, वकला टीम की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए गए, जिसके बाद अब तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी की पॉलिसी मौक़िफ़ के लिए एक मखसूस तर्जुमान को मुकर्रर करना पड़ा है। आज डॉन अखबार में शायद तफसीली खबर के मुताबिक बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़ैद के दौरान अंदरूनी इख्तलाफात पार्टी के लिए शर्मिंदगी का बायस बन चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी रहनुमाओं का ख्याल है कि टिकटों की तकसीम के दौरान सियासी जमातों में इस तरह के इख्तलाफात आम है और बानी PTI की गैर मौजूदगी ने इन मसाइल को बढ़ा दिया है। पार्टी रहनुमाओं के बकौल अडयाला जेल में कैद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ तक रसाई नहीं, जबकि जिन वकला को उनसे मिलने की इजाज़त है वो मुबैना तौर पर अपने मुफादात के मुताबिक PTI और बानी PTI तक अधूरे या तोड़ मरोड़ कर पैगामात पहुँचाते हैं। इसी तरह हाल ही में असद कैसर की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पाक से राब्ते मुनक़ता करने के मशवरे की भी पार्टी के अंदर ही से मुखालफत सामने आई है। हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने इसको मुस्तरद कर दिया था, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के गिर्द पहले से मौजूद कानूनी घेरा और भी तंग हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के मुकदमात से मुतालिक पहला फैसला सामने आया, जिसमें पंजाब से रुकन असम्बली समेत 51 PTI कारकुनान के गुजरावाला कैंट में हमले के केस में उनको सजाएं सुना दी गई हैं। इसी तरह PTI की जानिब से हकीकी आज़ादी मार्च निकालने से मुतालिक दर्ज किए गए मुकदमात में इस्लामाबाद की मुकामी अदालतें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। सिर्फ एहतजाजी तहरीक ही नहीं बल्कि जो अदालती जंग है उसमें भी तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद ऐलानात कर रखे हैं कि वकला तहरीक चलानी है। जो PTI ने इस्तीफ़े मांग रखे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी में किस तरह से आगे बढ़ेगी। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और PTI के पर्सन जनाब रऊफ हसन साहब से। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इत्तलात जा रही है कि आज पेशावर में तो आपकी रैली चले हो गई, अब इत्तलात जा रही है कि इस्लामाबाद का जो जलसा आपका 6 अप्रैल का वो PTI मुलतवी कर रही है गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए, क्या वजह है इसकी सर? अभी तक तो मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है मुलतवी करने की, मेरा नहीं ख्याल कि मुलतवी हुआ है। लेकिन सर इस हवाले से तो खबरें आ रही है, कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में ये कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो उनकी मकबूलियत को, उनकी कामयाबी को नाकाम बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि पहले 23 मार्च का जलसा था इस्लामाबाद में, उसे बगैर किसी माकूल वजह के मुलतवी कर दिया गया। वो कह रहे हैं फिर 30 मार्च को जलसा होना था, वो भी बगैर किसी माकूल वजह के मुलतवी कर दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि 6 अप्रैल का जो जलसा है वो भी मेरी वजह से मुझे नाकामयाब करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने का फैसला कर लिया गया है। ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर रऊफ हसन साहब? देखिए, मैं एक तो मैंने पहले कहा है कि मेरे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है कि जलसा जो है वो मुलतवी किया गया। नंबर 1। नंबर 2 बात, ये सोच जो है ये बड़ी फ्लॉड है जी, कि किसी एक को पीछे करने के लिए इस किस्म का कोई फीलिंग जो है या कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव जो है वो पार्टी में मौजूद है। पार्टी एक यूनिफाइड होल है और हम लोग अपना जो प्रोग्राम है उसको देखिए, हमने जबरदस्तायत को बर्दाश्त किया है पिछले 2 साल में, आपके सामने है। खासकर 9 मई के बाद जो हमारी पार्टी के साथ हो गया, उसके बावजूद हमारी पार्टी कायम रही है। अगर पार्टी में डिसयूनिटी होती तो पार्टी कायम ना रह सकती, पार्टी खत्म हो चुकी होती। तो ये सोच जो है कि जी पार्टी में किसी किस्म का कोई इस किस्म का कोई बयानिया चल रहा है या इस किस्म का कोई ऑब्जेक्टिव है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई है। पार्टी इज यूनिफाइड बिहाइंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चेयरमैन इमरान खान। वो जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसे ही। लेकिन रऊफ हसन साहब मरवत साहब ने तो पूरा पंडोरा बक्स खोल दिया है। वो तो कह रहे हैं कि खान साहब जो हिदायत देते हैं उस पर अमल दरामद ही नहीं होता। वो कह रहे हैं खान साहब ने 28 मार्च को मेरी मौजूदगी में कहते हैं कि पार्टी के रहनुमा और कारकुनों को 9 मई के वाले से वीडियो बयान जारी करने के वाले से अहकाम जारी किए थे।
करे अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। इसके अलावा कह रहे कि जलसों के शेड्यूल के हवाले से खान साहब ने अहकाम जारी किए थे, अभी तक कोई जलसों का शेड्यूल नहीं आया। फिर कह रहे कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी खान साहब ने पंजाब में जलसों के हवाले से, ओवरऑल जलसों के हवाले से अहकाम जारी किए थे, लेकिन अभी तक लोग जो हैं सिर्फ ट्वीट्स खेल रहे हैं। तो ये वो पार्टी के अंदर मसाइल की तरफ निशानदेही तो कर रहे हैं, वो सब अच्छा तो नहीं है। देखिए समर, पार्टी ने 4 दिन पहले मुझे एक्सक्लूसिव तर्जमान पार्टी के जो पॉलिसी बयान है उसका किया है। सो जो पार्टी ने फैसला करना है वो मेरे थ्रू अब कम्युनिकेट होगा। बाकी जो बयानात हैं वो हम उसकी बेसिस के ऊपर उनके ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहेंगे, और वो एज सच पार्टी की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ये आपके पास भी मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन में नोटिफिकेशन पहुंच चुका होगा, अगर नहीं है तो मैं भिजवा देता हूं जी। सो बेसिकली आई एम नाउ द स्पोक्स पर्सन टू स्टेट पार्टी पॉलिसी। जो कुछ भी है, अगर कोई चेंज हुई है या नहीं हुई है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस सारी चीजों को हमारा जो सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट है वो इशू क्या करेगा, और वही पार्टी ऑलरेडी आप पार्टी के मरकजी इत्तलात हैं, ये नोटिफिकेशन जारी करने की तो वजह कोई जवाब बनता ही नहीं था। तो ज़ाहिर है ये वजह यानी कि बता नजर ये आ रहा है कि मसला है, कोई गड़बड़ है, तभी ये बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन अलग से जारी करना पड़ा कि आप होंगे तर्जुमान, आपका मौक़िफ़ होगा। तो इसका मतलब है कि जो बातें हो रही हैं वो ठीक है कि मरवत साहब की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। नहीं, पार्टी में एक यूनिफाइड अप्रोच की जरूरत महसूस की जा रही थी कुछ वक्त से। ये उसी की इंप्लीमेंटेशन है, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये किया गया है। अच्छा सर, चले ये तो सारे आप मामलात रहे जो आपने तहरीक चलानी थी, वो तहरीक अब किस तरह से आगे चलेगी ये बताएं जरा। आपने वकला तहरीक की बात की थी, वकला तहरीक चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो गई, पाकिस्तान बार कौंसिल वकला की बड़ी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो तो कह रही है कमीशन वाला मामला ठीक है, वो तो एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, उस पर भी पाकिस्तान बार कौंसिल ने उसकी मुखालफत कर दी है। तो नहीं कहा, सब तो बिल्कुल नहीं कहा। कोयटा वालों ने उसको रिजेक्ट किया है, इसके अलावा और भी कुछ बार काउंसिल हैं उन्होंने रिजेक्ट किया है, 1 या 2 ने सिर्फ अप्रूव किया है। बिल्कुल वो आप देखेंगे कि जब वक्त आएगा तो वो सारी जितनी भी लीगल कम्युनिटी है वो खड़ी होगी इन जजेस के साथ। बिल्कुल कोई इक्विटी हमारे ज़हन में नहीं है। इसके अलावा हमारा, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया, एक जलसों का एक फेज जो है वो शुरू हो रहा है। आज भी पेशावर में आपको पता है कि जलसा है, हमारी रैली है, और इसके बाद पिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में ये रैलीज हो रही हैं। इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल जो है वो मैं 1 या 2 दिन में जारी कर दूंगा, और ये हम पॉलिटिकल जो हमारा प्रोटेस्ट मूवमेंट है वो भी शुरू हो जाएगी। और अनकरीब आपको 2-3-4 दिनों में आपको एक कुछ पॉलिटिकल यूनिट्स को, पॉलिटिकल फोर्सेस के इकट्ठे होने की भी मेरा ख्याल है कि खबर मिल जाएगी। तो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म से हम लोग एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है उसका आगाज कर रहे हैं। और ये मामला जो है, ये जजेस के जो लेटर लिखा है उन्होंने, ये मामला हुकूमत तो पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इसको कार्पेट के नीचे रख के नीचे दबा दिया जाए, और एग्जीक्यूटिव जो कि खुद इंडाइटेड है इस लेटर में, उसको इख्तियार दिया गया है कि जी आप अपनी पसंद की अदालत कायम करें, अपनी पसंद का जज लगाएं और अपनी पसंद का डिसीजन लें। तो ये तो मजाक है इन लेटर्स के साथ। और हम पार्टी और जितनी भी वकला तंजीमें हैं, कल लाहौर में जलसा हुआ है, कल फिर लाहौर में जलसा हो रहा है, ये देख लीजिएगा आप, उसको जरा सुनिएगा कि वहां उसमें किस किस्म की तकरीरें हो रही हैं और वकला का क्या मूड लग रहा है। तो ये जो सर आपके बाकी पार्टियों के लोग भी आपके साथ आ सकते हैं, तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में हाथ साहब ने कहा था, तो उनके साथ आपकी बातचीत क्या राब्ता हो गया है और मौलाना साहब आ रहे हैं आपकी तहरीक में शामिल हो रहे हैं? हमने उनके साथ 1 या 2 दफा पहले कांटेक्ट हमारा हुआ था, तो वो अगर शामिल होना चाहेंगे तो वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करेंगे, उसके बाद मामला को वहां से आगे बढ़ा लेंगे। यदि ताज़ा राब्ता कोई नहीं किया जाएगा, वो पुराने राब्ते पे ही वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो फिर बात होगी। कि हमने 2-1 दफा राब्ता किया था, उनसे बातचीत हो गई थी इस मसले के ऊपर। अच्छा ये बताएं कि सदर के इंतखाबात में आपने पंजाब में नून लीग के साथ आपने एडजस्टमेंट कर ली, पहला मुकाबला आपके सेनेटर्स वहाँ से 2 मुंतखब हो गए, लेकिन ये जो एक थी खबर थी आपकी पार्टी के अंदर से, ये बात हुई थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक आपका 40 MPs का वहाँ पे बन चुका है, तो क्या उस फॉरवर्ड ब्लॉक की शर्मिंदगी से बचने के लिए पीटीआई ने वहाँ नून लीग के साथ मिलकर वहाँ पे एडजस्टमेंट की? ये उस रूमर के गलत होने का सबूत आपको दिया गया है। ये आपका नहीं, एनालिसिस जो है वो ठीक नहीं है, तो मैं उसके साथ डिसएग्री करता हूं। ये सिर्फ बिल्कुल वो एक फैब्रिकेशन थी, कोई डिसयूनिटी नहीं है, कोई ब्रेकअवे ग्रुप नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पार्टी यूनाइटेड है खान साहब की लीडरशिप के पीछे, कंप्लीटली यूनाइटेड है। बड़ी कोशिश करके देख ली है जरदारियों ने और शरीफों ने, बहुत कोशिश करके देख ली है, मुंह की खानी पड़ी है, उनकी चपेड़े पड़ी हैं उनके मुंह के ऊपर।
टोटली यूनाइटेड, कंप्लीटली। ये बताया सर, आपने कुछ देर पहले आपने तसद्दुक़ जिलानी साहब के कमीशन का, क्योंकि उनकी सरबराही में जो कमीशन है उसे आप नहीं मानते, तो माजी में तो खान साहब जो है इन्हीं तसद्दुक़ जिलानी साहब के हवाले से भरपूर एतमाद का इजहार करते रहे हैं, उन्हें बड़ा एक फेयर जज मानते थे, बड़ा ज़बरदस्त जज उन्हें मानते थे, तो अब क्या हो गया है? हम उनकी जात के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे जी। हम कह रहे हैं कि आपने एक नामजद मुल्ज़म को यह इख्तियार दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि वो अपनी मर्जी का कमीशन बनाए, अपनी मर्जी का जज अपॉइंट करे, अपनी मर्जी का फैसला ले। ये है हमारा बेसिस ऑफ ऑब्जेक्शन। मुल्जिम को अपने मुकदमे में खुद जज बनने का ना कभी कोई हमने सुना था, और ना ही इस किस्म का कोई प्रोविजन जो है वो जूरिस्प्रूडेंस, हिस्ट्री ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में मौजूद है। सो ये एक तमाशा है, ये एक ट्रेविस्टी है जस्टिस की, जो कि सुप्रीम कोर्ट और जो इस वक्त हुकूमत वक्त है उनकी मिली भगत लगती है। ये एक बहुत बड़ा भौंडा मजाक किया गया है इंसाफ के तकाजों, कायम के तकाजों और कानून के तकाजों के साथ। हम इसलिए इसको कबूल नहीं करते हैं। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन साहब का होना या ना होना इसमें एक फैक्टर भी नहीं है। तो सर फिर ये बता दें, ये जो बन रहा है, फिर इस कमीशन को काम करने से रोकने के लिए कमीशन के खिलाफ आपको पिटीशन दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? हम कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि ये जो 9 मई के हवाले से सजाएं आना शुरू हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, कल जो है आइए 51 बंदों को सजा दी गई है 5-5 साल कैद की गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ गिराव के हवाले से। तो ये मजीद सजाएं भी ज़ाहिर इस पर आना शुरू हो जाएंगी, तो इस पर अब पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, जुडिशल कमीशन बने बगैर लोगों को सजाएं दी गई हैं। हमें तो उसकी बेसिस ही समझ नहीं आ रही। ये एक भौंडा तरीका है, एक भौंडा टैक्टिक है कि पीटीआई के ऊपर और प्रेशर डाला जाए। हम इससे बदतर प्रेशर जो है उसको सस्टेन कर चुके हुए हैं। हमारे वर्कर्स जो हैं वो खड़े हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर जबर किया गया है, उनके घर तबाह किए गए हैं, उनकी बिजनेसेस तबाह किए गए हैं। उसके बावजूद वो लोग अभी तक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये सजाएं चैलेंज होंगी, लाजमी बात है। ये सजाएं जो है, और इसको भी इसकी अभी अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एक्सिक्यूशन की इजाजत नहीं दी है। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। सो ये एक्सिक्यूशन जो है इसकी नहीं हो सकती। सजाएं तो ठीक है अवार्ड हो गई हैं, लेकिन किस कोर्ट ने दी हैं, किस लॉ की बेसिस के ऊपर दी हैं, ये अभी तक पता नहीं चला। हमें पता ये चलना चाहिए, और हम लाजमी बात है इसको हमें अब इम्प्लीमेंटेशन की अगर इजाजत मिलती है वो तो मिलेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था, वो फतों के हवाले से था, वो इन अदालतों के हवाले से नहीं था। ये बेसिकली इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से सजा सुनाई गई है, ये फौजी अदालतों की तरफ से सजा नहीं आई है। लाजमी बात है कि हम चैलेंज करेंगे। एक भौंडा मजाक है, और ये जो है ये पीटीआई के ऊपर प्रेशर डालने के अलावा और कोई नहीं है। ये एक टैक्टिक है, एक भौंडी टैक्टिक है ये। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक वो कह रहे हैं ऐसे शवाहिद मौजूद है कि पार्टी ने बाहर से हिदायत लेकर मुल्क में फौज के अंदर तकसीम डालने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि नवंबर 2022 में भी तहरीक इंसाफ ने फौज में तकसीम के लिए कुछ साजिश की थी। कुछ देर पहले मैंने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जो आगे हम जाके चलाएंगे। तो ये मामला तो अब यानी पीटीआई के कलअदम करार दिए जाने की जानिब जा रहा है, उसके लिए तैयार है आप फिर उससे? राना सनाउल्लाह साहब की क्रेडिबिलिटी अगर आप फील करते हैं कि कोई है इस शख्स की जो कि किरदारन एक इंतहाई गिरा हुआ शख्स है, तो भाई मैं फिर कोई कमेंट नहीं सर, मेरे लिए आप भी काबिल एहतराम है, मेरे लिए वो भी काबिल, लेकिन इस तरह की बात में ज़रा प्रोग्राम है, मैं मुनासिब नहीं समझता कि आप किसी के बारे में इस तरह के अल्फाज इस तरह की बात करें। वो अपनी पार्टी के रहनुमा, आपका इख्तलाफ आप उनसे होगा, लेकिन इस तरह की जुबान किसी के बारे में इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। वो लोग जो बातें करते हैं, उसने खान साहब के बारे में क्या कहा है, वो भी गलत है। इस बंदे को एलिमिनेट होना चाहिए। क्या ये बनता था इस शख्स के लिए कि वो खान साहब की जात के बारे में ऐसी बात करे? इंतहाई गिरा हुआ शख्स है, मैं रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने वजाहत तो जारी की है इस पे कि खान साहब के बारे में वो कह रहे हैं कि सियासी उनके बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो सियासी पैराई में बात की थी, उनकी शख्सियत के बारे में बात नहीं की, तो सियासी वजूद के खात्मे की बात हुई थी। उन्होंने एलिमिनेशन कहा था। अब वो उसकी तावीलें जितनी मर्जी पेश करें, जो कहना था उन्होंने कह दिया है वो। लेकिन जरा मुझे ये बताएं कि ये जो हुकूमती प्लान नजर आ रहा है, जिसकी राना सनाउल्लाह जिस तरफ इशारा दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं सबूत मौजूद है कि पीटीआई को कलअदम करार दिया जा सकता है, इतने शवाहिद मौजूद हैं, तो ये तो बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कैसे निपटेंगे इससे? समर साहब, ये 3 pronged जो था, ये इनकी असॉल्ट थी हमारे ऊपर। पहले इन्होंने खान साहब को पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, उसमें मुंह की खाई, बुरी तरह नाकाम हुए। फिर उनको फिजिकली एलिमिनेट करने की कोशिश की। खुदा की जात ने, अल्लाह ने उनको बचाया। 3 हमले हुए, एक में उनकी टांग के ऊपर जख्म आए और 2 खुदा अल्लाह ताला की जात ने बचाया। उसके बाद ये अब हमें इम्प्लीकेट कर रहे हैं इन्हीं केसेस में कि जी इसको बैन किया जाए, इस पॉलिटिकल पार्टी को। लगे रहे,
ये तमाश, ये जो बंदर के नाच नाच रहे हैं, नाचे ये सब लोग बंदर इकट्ठे हुए हुए। ये भी मुनासिब नहीं किसी के बारे में ऐसे बंदर वाले अल्फाज इस्तेमाल करना, ये मुनासिब नहीं हुई है। पीटीआई पहले से ज्यादा ताकत के साथ इमर्ज की है खान साहब की लीडरशिप के अंदर। सारे अशरफुल मखलूकात, सारे काबिल एहतराम है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाए। सर मुझे ये बता दें फाइनली कि कल से कुछ खबरें चल रही हैं, आल्दो हुकूमत ने तरदीद कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से एक बात चल रही है कि हुकूमत कोई ऐसी प्लान कर रही है, तरमीम ऐसी ला रही है कि 3 साल तक मुद्दत कर दी जाए चीफ जस्टिस की। पीटीआई इस पर कैसे रिएक्ट करेगी अगर ऐसा कुछ होता है? देखिए, जिस तरीके से ये पाकिस्तान डे के ऊपर इनामात तकसीम किए गए हैं, ये भी मुझे उसी सिलसिले की एक कड़ी लगी है। एक और शख्स को इनाम देने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए तो इन्हें वकला की तारीख का सामना करना पड़ेगा। साईं, हमारा तो ओपिनियन लाजमी बात यह है कि जी जो फैसले हुए हुए हैं जुडिशरी के बारे में, वो फैसले कायम रहने चाहिए। जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलते रहना चाहिए। उसमें किसी किस्म का अगर कोई चेंज किया गया तो लाजमी बात है हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो सामने लाएंगे, लेकिन इसमें तो उनको वकला की मुजाहिमत का सामना करना पड़ेगा। ये पावर दी है कि जी आप अपनी मर्जी की कमीशन बनाएं, अपनी मर्जी का जज बनाएं और अपनी मर्जी का ऐसा कोई फैसला हुआ रूफ हसन साहब तो फिर पाकिस्तान तरीके से आप उसकी भरपूर करेगी। फिर पीटीआई फैसला करेगी ना जी। पीटीआई लाजमी बात है उसको डिबेट करेगी, खान साहब की ओपिनियन ली जाएगी। मेरा जाती फैसला तो यही है कि इस किस्म का कोई चेंज आनी नहीं चाहिए, बिकॉज़ इन एनी केस इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। आईनी तरमीम के नंबर तो उनके पास अब पूरे हो चुके। शुक्रिया आपका रूफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब के साथ कि हुकूमत क्या सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूवमेंट से निपटने के लिए। खबरें ये भी आ रही है कि राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब में एक अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। क्या वो पीटीआई के हवाले से मिलने वाली है, उनकी तहरीक से निपटने के लिए मिलने वाली है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब। उससे बड़ी धूम के सीनियर रहनुमा, उनसे बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की तहरीक से हुकूमत निपटेगी कैसे और राना साहब को क्या पंजाब में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले तो बताएं कि पीटीआई अब एक मूवमेंट की तरफ बढ़ रही है। आज पेशावर में जलसा था, वो पाकिस्तान के बाकी शहरों में जलसे करेंगे, एक मूवमेंट चलाने जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। ये बताएं कि आजकल वो अपने वर्कर्स को भी मोबिलाइज कर रहे हैं, जिसने आदम एतमाद की बात किया था। तो आपके बारे में खबर आ रही है कि आपको शायद पंजाब में मुशीर लाने के बारे से कोई तैयारियां की जा रही है, कोई बड़ी आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है पीटीआई की तहरीक से निपटने के लिए? देखें, इस तहरीक से जो कि मुल्क में फसाद और फितना फैलाने के लिए होगी, उससे यकीनन हुकूमत जो है वो निपटेगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है और पार्टी का हिस्सा होते हुए बिल्कुल हम भी इससे जो है वो निपटेंगे। लेकिन ये कोई तहरीक जो है नहीं चला सकेंगे, क्योंकि इनकी सियासत का जो महवर है वो फितना और फसाद है। और लोगों को इस बात की समझ है कि ये मुल्क को जो है वो ख़राब करना चाहते हैं। शुरू से इनका यही एजेंडा है। तो इसलिए लोग इनकी इस आवाज़ पे जो है वो लोग बाहर नहीं आएंगे और ना ही इनका साथ देंगे। तो क्या आपके जो मुशीर आने की इतलात है, आपको जिम्मेदारियां दिए जाने की इतलात है, वो इसी तनाजुर में क्या दी जा रही है तहरीक से निपटने के लिए? क्या यह दुरुस्त है? नहीं, ये अभी सिर्फ अखबार या मीडिया की खबर है, कोई इस बारे में फैसला नहीं हुआ। और हुकूमत आपकी कुछ जिम्मेदारियां देती है, मुशीर दाखिला बनाती है आपको पंजाब का या मुशीर कानून बनाती है, तो निपटेंगे इस तरीके से भरपूर तरीके से आप? देखें, जिम्मेदारी लेने या ना लेने का मामला जो है ये मेरे और पार्टी के दरमियान है। तो इसमें जो लीडरशिप फैसला करेगी तो उसके वैसे राना साहब को मूड नजर नहीं आ रहा पीटीआई को तहरीक चलाने की कोई इजाजत देने का? लगता है कि सख्ती से निपटा जाएगा, पॉलिसी तो यही नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बिजली गैस की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। आगे गर्मियों में लोगों को ठीक ठाक बिल आने, पारा उनका ऑलरेडी हाई होगा, तो ये तो हालात खराब नहीं हो जाएंगे मुल्क के अंदर? बेहतर नहीं है कि आप उनसे एंगेज करें, बातचीत करें, स्टेबिलिटी लेके आए? नहीं, देखें, फितना जो है उसके साथ तो सख्ती से ही निपटना चाहिए। और ख़ास तौर पे पीटीआई का और ख़ास तौर पे जो बानी पीटीआई का नुक्ता नज़र है वो तो जमहूरियत पे, डायलॉग पे यकीन ही नहीं रखता।
वो तो कहता है कि मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, ना मैं किसी के साथ बैठूंगा। तो उसका तो फिर हल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अलावा कुछ और है नहीं। लेकिन अगर बैठ के सियासी कुव्वतें जो है वो बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन से लेके जमहूरियत तक जो है वो बहुत सारा काम है कि जो सियासी जमातों को, सियासी कुव्वतों को मिल बैठ के उसके ऊपर फैसले करने चाहिए। अगर धांधली का इल्ज़ाम 2024 के इलेक्शन पे है तो 2018 के ऊपर जो था उस वक्त क्यों नहीं था? उस वक्त भी था। अब ये 2018 को कहते हैं भूल जाएं, अब बात करें हम 2024 की। ये बात जब भी होनी है तो दोनों तरफ से होनी है। अगर 18 में गलत हुआ तो वो भी गलत था, अगर आज गलत हुआ तो वो भी गलत है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ये बैठ के सुलझने वाली हैं। लेकिन बानी पीटीआई का नज़रिया ये है कि वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो फिर ऐसे फितने और फसाद को तो वैसे वो पिछले दिनों आप जो रन साहब दे रहे थे कि ये कल्ट है, कल्ट को स्मैश कर देना चाहिए, या ये होंगे या हम होंगे, इनके वजूद से इनका वजूद का होना खतरनाक है, उस पर फिर पीटीआई ने आपके खिलाफ मुकदमात की अंदराज की दरखास्तें भी पूरे मुल्क के अंदर दी है। तो अब आप फिर उस वजह से फिर आपको बताते देनी पड़ी भाई हमारा मकसद वो नहीं था, हम तो सियासी बात कर रहे थे, ये क्या था माजरा? नहीं देखें, ये अगर कल्ट है तो ये सियासी कल्ट है ना, को किसी का की जात का कल्ट तो नहीं है। ये अगर कल्ट है, माफिया है, तो सियासी माफिया है। अगर इस मुल्क के लिए कोई खतरे का बायस है तो उनका सियासी मौक़िफ़ है, जो कि किसी के साथ ना बैठने पे मबनी है ना बात करने पे मबनी है, सिर्फ और सिर्फ फितना, फसाद और एजिटेशन पे मबनी है। तो जो भी बात हम करते हैं तो वो सियासी वजूद के हवाले से ही करते हैं ना। बाकी ज़ाती वजूद तो अगर वो मिसाल के तौर पे सिर्फ क्रिकेटर रहते तो हमें उनसे क्या सरोकार था, या उनसे क्या हमारा जो है वो मामला था। तो मामला ये है कि मैं आज भी ये समझता हूँ कि बानी पीटीआई का जो सियासी वजूद है, जो कि ना किसी के साथ बात करने, ना किसी के साथ बैठने, ना फ़हम तफ़हीम पे मबनी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एजिटेशन पे मबनी है, महाजराई पे मबनी है, फितना और फसाद पे मबनी है। यानी ये वजूद जो है ये तो या ये रह सकता है तो या फिर पाकिस्तान रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अब सियासी अदम इस्तेहकाम का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यदि आप उनके सियासी वजूद से मसाइल हैं, आप मान रहे हैं कि वो सियासी तौर पे आपके लिए मसला बने हुए हैं, तो अब आप फिर निपटेंगे कैसे? जब आप कह रहे हैं कि ये फितना है, सब कुछ है, पाकिस्तान रहेगा या ये रहेंगे, फिर निपटेंगे कैसे इससे? आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है? क्या उन्हें जेल में रखना इसका बेहतरीन हल है? इसका हल यही है, इसका हल यही है कि ये सियासी वजूद, मैं फिर इसलिए सियासी वजूद कह रहा हूँ वरना वो फिर दूसरी बात करेंगे, वो फौरी तौर पे जो है वो अपने कत्ल पे बात ले जाते हैं। हालांकि बानी पीटीआई ने मुतअद्दिद बार कहा कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, यानी हमें, कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, जगह हमने तो कभी नहीं कहा कि ये हमें कत्ल कर देगा। हमें पता है कि वो हमारा सियासी मुखालिफ है। तो या तो इसका सियासी वजूद जो है वो ख़त्म होगा, तो या फिर ये पाकिस्तान को ले डूबेगा। दोनों में से एक काम जो है अगले 6 महीने साल में होने जा रहा है। तो ये सियासी वजूद साहब फिर एक ही तरीके से खत्म कर सकते हैं कि आप इस पार्टी को ही पाकिस्तान में बैन कर दे तहरीक इंसाफ को। पिछले दिनों बाय द वे इस हवाले से बातें चल भी रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद कलअज़म करार दे दी जाए 9 मई की पादाश में या दीगर कुछ और चीज़ों की पादाश में। तो इस जानिब आप सोच रहे हैं, क्या उस तरफ आपका इशारा है? देखिए जी, पाकिस्तान को महफूज करने के लिए आपको जो है वो पूरे खुलूस के साथ दोनों रास्ते जो है वो कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी, और जो है वो सियासी जो एक मैनेजमेंट होती है, एक रास्ता होता है, उसका भी दोनों रास्ते अपनाने चाहिए। लेकिन शायद वो आपके साथ बैठने को तैयार तो ना हो, तो और फसाद फैलाने की कोशिश करें, कोई अपना एहतजाज करने की कोशिश करें, तो उसको फिर लाजमी बात है कि फिर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे।
यानी फिर आप ये कलअदम करार देने की तरफ जा सकते हैं जो काबीना ने डिक्लेरेशन जारी करना होता है? देखिए 9 मई के वाकयात से भी जो है वो इस तरफ जाया जा सकता था, लेकिन उस वक्त जो है वो दरगुजर से काम लिया गया। और अगर अब तहरीक इंसाफ ने जो है वो मामले को सुलझाने या पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा बनने की कोशिश की तो मामला इस तरफ जा सकते हैं। नहीं, ज़रा इकदाम तो काबीना उठाती है, डिक्लेरेशन तो काबीना भेजती है, वो तो फिर आगे इकदाम जाके सुप्रीम कोर्ट करती है उस पर। हाँ देखिए, वो खैर एक आईनी प्रोसीजर है, वो हुकूमत तो नहीं कलअदम करार दे सकती, हुकूमत तो रेफरेंस कर सकती है। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो वैसे ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाक़यात को बर्पा करने के लिए इनके मुल्क के अंदर और बाहर रास्ते थे। तो क्या ये पार्टी को कलअदम करार दिए जाने के हवाले से भी काफ़ी है? देखिए, शवाहद के काफ़ी या नाकाफ़ी होने का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, लेकिन ये शवाहद मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ ने नवंबर 2022 में पाकिस्तान के एक दिफाई अदारे के अंदर बगावत जैसे जो है वो अमल के लिए जो है वो वर्किंग की थी, और इस सिलसिले में उन्हें बैरून मुल्क से भी मदद हासिल थी। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये अभी किसी फोरम पे जो है वो अलेज नहीं की गई, अभी तक सिर्फ गुफ्तो शनीद की हद तक है। जिन अदारों ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं वो इसे अभी जो है वो किसी सॉलिड फॉर्म में लेके नहीं आए इस मटीरियल को। लेकिन मैं इस बात खदशे का इजहार कर रहा हूँ या फोर्स ही कर रहा हूँ कि अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे तो फिर इस तरफ भी जो है वो सूरत हाल जा सकती है। ये नवंबर बात की राना साहब, नवंबर 2022 सर आपसे वज़ीर दाखिला थे, नवंबर में कौन सी साजिश पीटीआई ने की थी? नवंबर 2022 जब बानी तहरीक इंसाफ इंसानों का समुद्र लेके आए थे रावलपिंडी, उस धरने के भी बड़े अल्टीरियर मोटिव्स थे, उसके भी मकासद थे। ये अल्टीरियर मोटिव ज़रा वज़ाहत करें, आप वज़ीर दाखिला थे, ज़्यादा आप बाखबर होंगे चीज़ों के बारे से कि क्या उनका मकसद क्या था उस वक्त? तो ज़ाहिर है एक आर्मी चीफ का तकर्रर का मामला था ज़ेर गौर, और दूसरा जो है वो उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला भी एक ज़ेर गौर था। 2 तजावीज़ थी कि नए आर्मी चीफ का तकर्रर करें या बाजवा साहब को एक्सटेंशन दें, वो एक मसला साथ चल रहा था। तो उसमें पीटीआई का क्या उसमें किरदार था? देखें, एक दिफाई अदारे के सरबराह के तैनाती के मामले को डिस्प्यूट करना जो है, ये क्या आपका ख्याल है कोई छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। इस बात के बहुत डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। ये अल्लाह ताला ने उस वक्त पाकिस्तान को भी और उस अदारे को महफूज रखा, ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो राना साहब, आप फिर इससे आगाह होंगे कि उस वक्त जो आप कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे थे, जो आप एलेज कर रहे हैं, तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब भी ऑन बोर्ड थे खान साहब के साथ या नहीं थे? नहीं, बाजवा साहब ऑन बोर्ड मेरी असेसमेंट के मुताबिक नहीं थे, और अगर वो ऑन बोर्ड होते तो शायद ये सूरत हाल जो है फिर कंट्रोल ना हो पाती। उन्होंने उस वक्त एक अच्छा रोल अदा किया जब उन्होंने फिर इस सारे मामले को समेटा। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि आजकल कुछ इत्तलात आ रही हैं, कल से इत्तलात सामने आ रही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है, सिर्फ इनके तनाज़ुर में नहीं, ओवरऑल एक बात चल रही है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल के लिए कर दी जाए, टेन्योर उनका, जिसमें ज़ाहिर मौजूदा चीफ जस्टिस को भी फ़ायदा होना है। तो अभी तक तो तारिक साहब ने वजाहत दी है, इस हद तक दी है कि फ़िलहाल ऐसा फैसला नहीं, तो फ़िलहाल भी वजाहत तलब है कि फ़िलहाल से मुराद है कि अभी नहीं कर रहे, आगे जाके कर देंगे। बिल्कुल ऐसी कोई तजवीज़ जेरे गौर नहीं है, और इसके लिए आइन में अमेंडमेंट ज़रूरी होगी। ये ऐसे नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट जो है वो खुद से कर दे। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बात जो है ये किसी बुनियाद पे की जा रही है, इसे खामखा ये बात चलाई जा रही है।
अच्छा रन साहब, ये तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हवाले से तहकीकात करने जा रहे हैं, तो आज 300 वकीलों ने खत भी लिखा जिसमें उनके अपने बेटे ने भी अदम एतमाद का इज़हार किया। भाई दवे, ये मुझे बता दें कि पहले काबीना जो है वो नफ़ी करती है 6 जजेस के इल्ज़ामात की, फिर कमीशन बनाती है और कमीशन के सरबराह का तकर्रर भी खुद से हुकूमत करती है। तो बेहतर न होता कि पहले कमीशन की तहकीकात हो जाती, फिर कोई वफाकी काबीना अपनी राय का आधार दे। पहले आप नफ़ी कर रहे हैं, फिर कमीशन बना रहे, मतलब है कि आप सच तक पहुँचना ही नहीं चाह रहे, डिनाइल के मोड में। नहीं, देखें, कमीशन जो है वो ऑल पावरफुल है, जो उसके TOR बनाए गए हैं। तो अगर कमीशन सच तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल वो पहुंच सकता है, कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। काबीना ने जो अफसोस का इजहार किया है वो मुअज़्ज़ज़ जजेस के खत में इस फिक्रे पे किया है जिसमें उन्होंने एग्जेक्टिव को या हुकूमत को जो है वो इस अमल में मुलव्वस करार दिया है। तो उसके ऊपर हुकूमत ने थोड़ा एतराज़ किया है, लेकिन वो एतराज़ की हद तक ही है। कमीशन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कमीशन ऑल पावरफुल है और उसके TORs में उसे पूरी तरह से एम्पावर किया गया है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कमीशन को इन जजेस के जो मुअज़्ज़ज़ 6 जजेस हैं उनके ख़त से पहले जो शौकत सिद्दीकी साहब हैं उनके बयान, उनके मौक़िफ़ की तहकीकात से काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि उनका बयान जो है वो बड़ा वाज़ेह है। वो शहादत मौजूद है, सबूत मौजूद है, नाम मौजूद है, वहाँ से काम शुरू करना चाहिए और फिर आगे आना चाहिए। और उसमें मुलव्वस जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उस अमल के नतीजे में जो बेनिफिशरीज थे उनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा राना साहब, ये बता दें मुझे, पंजाब में सेनेटर के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने PTI के साथ भी एडजस्टमेंट कर ली। आपने बिला मुकाबला सेनेटर हो गए जनरल सीटों के ऊपर, लेकिन वुमेन सीट के ऊपर आपकी पीपल्स पार्टी जो आपकी इत्तेहादी है उससे आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। उनकी खातून वहाँ पे खड़ी हैं, आपकी खवातीन भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, वहाँ बिला मुकाबला नहीं हो सके, क्या वजह है इसकी? नहीं, उनके पीपल्स पार्टी के साथ हमारी बात चल रही है। वो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला कल उसके ऊपर पेशरफ्त हो जाएगी। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए बहुत से इस वक्त रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं कि बड़े बड़े जो है इक़दाम उठाए जाएंगे इस्लाहाती, लेकिन कुछ बुनियादी ऐसी वजूहात हैं, कुछ बुनियादी ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से जो जन्म देते हैं इन तमाम मसाइल को, जो जिन्हें उम्मल मसाइब कहा जाता है, वो उनको एड्रेस करने के लिए किसी भी हुकूमत की तरजीहात जो है वो नज़र नहीं आती। ये हुकूमत किस तरह से इस बहरान पर काबू पाएगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के बड़े मुआशी मसाइल जो हैं एक हर गुज़रते साल के साथ पेचीदा होते जा रहे हैं। एक तरफ खुराक की जो है वो कमी, वो उसका पाकिस्तान को सामना हो रहा है। हमें खुराक इंपोर्ट करनी पड़ती है ज़री मुल्क होने के बावजूद। ज़री ज़मीनें हमारी जो हैं वो बदल रही हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में। जो मशरूम ग्रोथ है हाउसिंग सोसाइटीज़ की, हाउसिंग की नीड को पूरा करने के लिए ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों की जो बड़ी वजह है वो है मुल्क में बढ़ती हुई आबादी। पाकिस्तान में जो आबादी है वो 24 करोड़ 14 लाख तक पहुंच चुकी है हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक, और वसाइल हमारे बढ़ नहीं रहे, आबादी बढ़ रही है। आबादी की मैनेजमेंट के बारे से पॉलिसी किसी किस्म की कोई भी नहीं है, और फ्लॉ इतना बड़ा है पॉलिसीज़ के अंदर कि आप देखें कि जो सूबों को NFC में शेयर मिलता है वो मिलता है आबादी की बुनियाद के ऊपर, और वही सूबे जो हैं वो बहबूद आबादी या आबादी के वाले से जो पॉपुलेशन की जो एक सब्जेक्ट है वो भी उन सूबों के पास है। तो वो सूबे क्यों अपनी पॉपुलेशन मैनेजमेंट करेंगे कि जब उन्हें शेयर ही NFC के अंदर उसी पॉपुलेशन की बेसिस पे मिलता है। ये एक बहुत बड़ा तजाद है 18वीं तरमीम के अंदर जो किया गया है डिवॉल्व करके ये जो पॉपुलेशन का शोबा है उसे। और बाकी भी अगर हम बात करें वसाइल के हवाले से, तो पानी के पीने के पानी का बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहा है। जब हम मैक्रो इकनॉमिक बात कर रहे हैं, हुकूमत के इक़दामात की जो इस वक्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं कि इस्लाहात की बात हो रही है, लेकिन नीचे अगर आप देखें तो बुनियादी मसाइल हैं, वो उनकी जो बुनियादी वजह है उसको एड्रेस कोई नहीं करता। जो बढ़ती आबादी वक्त टिकिंग बॉम्ब बन रही है, जो वसाइल को
अब बड़ी तेज़ी के साथ खा रही है, हड़प कर रही है, लेकिन इस हवाले से पॉपुलेशन मैनेजमेंट के बारे से कोई भी इकदाम नहीं उठाए जाते। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे मईशत डॉक्टर आबिद कयूम सलहरी साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के बढ़ते मुआशी मसाइल हैं, हाँ वो हमारा खुराक का मसला हो, वो हमारे जो इम्पोर्ट बिल है खुराक का उसका मसला हो, हमारी बढ़ती हुई जो हाउसिंग की नीड है उसका मसला हो, तमाम मसाइल जो है, आप अस्पतालों की बात करें वहाँ पे जो है डॉक्टर टू पेशेंट रेशो हर साल जो है वो हमारी वो ख़राबी की तरफ जा रही है, उसके अदाद शुमार हमारे ख़राब हो रहे हैं। फिर तालीम की आप बात करें तो तालीम के शोबे में भी जो टीचर टू स्टूडेंट रेशो है वो भी हमारी हर साल जो है वो हमारे अदाद शुमार मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो बुनियादी मसले को एड्रेस क्यों नहीं किया जाता पॉलिसीज़ के अंदर? जी बहुत शुक्रिया समर। इसमें दो तीन वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बढ़ती हुई आबादी है उसके बारे में ये एक आम तासर ये है कि दो हाथ कमाने वाले और एक मुंह खाने वाला। यानी अगर आप एक थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द एक सर्वे करके देखें तो आपको ये फौरी तौर पे पता चलेगा कि वो घराने या वो कुनबे जो कि बच्चों की तरबियत बेहतर कर सकते हैं या बच्चों का वो जो है कफालत, उनकी तालीम, उनकी सेहत पे खर्चा कर सकते हैं, उनके एवरेज जो बच्चों की तादाद है वो 2 से 3 होती है। और वो लोग जो कि ऐसा नहीं कर पाते उनके यहाँ एवरेज बच्चे जो हैं 5-6 से ऊपर जाते हैं। और उसकी वजह यही है कि उनके ख्याल में जितने ज़्यादा नफूस होंगे उतना ज़्यादा उनको कमाने का मौका मिलेगा, वो अपने घर में कुछ ना कुछ इनकम लेके आ रहे होंगे। तो किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि शायद ये मजहबी रुझान की वजह से पाकिस्तान में आबादी जो है उस पर काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन बांग्लादेश जो कि एक इस्लामी मुल्क है वहाँ पे ये मिथ टूटी कि मज़हब जो है वो पॉपुलेशन प्लानिंग या फैमिली प्लानिंग की राह में, कोई बर्थ स्पेसिंग की राह में रुकावट नहीं बनता। तो हमारे यहाँ एक बड़ा मसला तो ये है। और दूसरा मसला जिसकी निशानदेही आपने अपने इब्तदाइये में की कि जब पॉलिसीज़ जो है वो कन्फ्लिक्टिंग हो तो वहाँ पे इस तरह के इश्यूज आएंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी सेंसस होता है तो एक कराची में ये इशू ख़ास तौर पे आता है जहाँ पे कहा जाता है कि कराची की आबादी को पूरा नहीं गिना गया। इसी तरह से और भी मुख्तलिफ जगहों से आवाज़ें उठती हैं कि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है और उस आबादी को गिना नहीं गया और अकॉर्डिंगली वहाँ पे रिसोर्सेज जो है NFC से वो पूरे नहीं मिल रहे। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। गो कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इतना आगे का सोचती हैं या इतना मुनज़्ज़म हो के वो सोचती हैं कि दानिस्ता वो फैमिली प्लानिंग पे जो है अमल ना कर रही हो सिर्फ इस वजह से कि उनको NFC में फंड्स मिलेंगे। लेकिन ये एक फैक्टर बहरहाल जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। और जब तक आपकी जो शरह नमू है, मुआशी शरह नमू, वो आबादी की शरह नमू से ज़्यादा नहीं होती, उसका मतलब है कि आप हर साल गरीब से गरीब तर होते जाते हैं और जो पर कैपिटा इनकम है, GDP पर कैपिटा है, वो आपकी कम होती चली जा रही है। तो अगर आप पिछले चंद सालों को देखें तो आबादी जो है वो तो उसी तनासुब से बढ़ रही है, लेकिन आमदनी जो है और जो शरह नमू है मुआशी, वो आबादी से कम बढ़ रही है। और नतीजा ये हो रहा है कि हमारी GDP पर कैपिटा जो है वो डिक्लाइन में जा रही है। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक और जो बड़ा मसला है, कहने को तो पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन हमें बहुत सी खाने पीने की अशिया जो है वो बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। अब जिस तेज़ी के साथ हमारी आबादी बढ़ रही है, हम मुल्क में उस तरह से ज़राअत के वाले से, कोई ज़राअत के शोबे को बेहतर बनाने के वाले से, अपनी जो फूड आइटम्स की प्रोडक्शन है उसको बेहतर बनाने के वाले से इक़दाम कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। रिसेंटली हमने देखा है कि SIFC के प्लेटफॉर्म से ज़रूर जो है वो ज़री इस्लाहात के वाले से एक बड़ा कदम उठाया गया है कि जो बंजर ज़मीनें हैं उन्हें उनकी आबादकारी के वाले से मज़ीद पाकिस्तान के कल्टिवेटेबल एरिया को बढ़ाने के वाले से इक़दाम ज़रूर हुए। लेकिन ये दूसरा हम देखते हैं कि एक तो ऑलरेडी जो हमारी ज़री ज़मीनें वो कम है, उसमें यानी कि उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही कि हम अपनी आबादी को फीड कर सकते हैं। हम बाहर से फूड इम्पोर्ट करते हैं, हमारा इम्पोर्ट बिल पे बर्डन पड़ता है। दूसरा हाउसिंग सोसाइटीज़ हमारी जो है वो खा रही है हमारी ज़री ज़मीनों को बड़ी तेज़ी के साथ। तो ये भी एक बड़ा मसला है सर, आने वाले दिनों में तो ये बहुत बड़ा एक इशू बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। ये यकीनन एक बहुत बड़ा इशू है और इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान में और पंजाब में अमूमी तौर पे जो ज़राअत है वो कोई बिजनेस के तौर पे या उसमें कास्ट बेनिफिट रेशो के तौर पे उसको नहीं लिया जाता। वो वे ऑफ कल्चर है या वो नाक कटने का मसला है। क्या कहा जाएगा कि काश्तकार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बाज़ार से आटा लेके खाते हैं। तो जो जब आप प्लानिंग के तहत एग्रीकल्चर नहीं कर रहे होंगे तो एग्रीकल्चर कोई बहुत मुनाफा बख्श पेशा नहीं रहा, और जब मुनाफा बख्श पेशा नहीं रहेगा तो लोगों की जो
माइग्रेशन है देहाती इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ, वो बढ़ती चली जाती है। अब शहरों में चूंकि हाउसिंग की ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती, पाकिस्तान में सिवाय कराची के कोई भी ऐसा शहर नहीं था जहाँ पे कि वर्टिकल हाउसिंग जो है, अपार्टमेंट्स या फ्लैट सिस्टम जो है वो होता। तो जब आप हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करते हैं तो जाहिर है कि ज़मीन का रकबा तो वही है। और हमारे हर बड़े शहर के साथ जो पेरी अर्बन एरियाज़ में छोटी बड़ी सोसाइटीज़ बनती चली जाती हैं। एक तो वो सोसाइटीज़ तो बन की ज़रूरी रकबा तो इंक्रोच हो गया, लेकिन उसके साथ जो दूसरा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए जो बाकी ज़रूरियात होती हैं, बच्चों के स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, वहाँ पे आपको जो लाइवलीहुड्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो चाहिए, या बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि एक दफ़ा सड़क या सीवरेज सिस्टम बन गया, उसके बाद कभी दोबारा उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। डॉक्टर साहब, एक इशू और भी है, डॉक्टर साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि जो बात है तालीम और सेहत की, पाकिस्तान में हर साल जो टीचर टू स्टूडेंट रेशो ये बढ़ती जा रही है। और अगर आप देखें डॉक्टर टू जो पेशेंट्स की जो पॉपुलेशन की रेशो वो भी बड़ी तेज़ी के साथ, जो डॉक्टर्स की रेशो है वो कम होती जा रही है, पॉपुलेशन की बढ़ती जा रही है। नए अस्पताल बन नहीं रहे, नए स्कूल बन नहीं रहे, हो ये इस्लामाबाद में डबल शिफ्ट लगा के भी जो है वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही। क्लासरूम्स हमारे बर्डन हो चुके हैं, डॉक्टर्स हमारे अस्पताल हमारे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। ज़ाहिर है एक ही है कि हम अगर पॉपुलेशन मैनेजमेंट करें तब जाके हम काबू पा सकते हैं, वरना जिस तरह से बढ़ रही है हम तो ये कैसे काबू पाएंगे इन चीज़ों को, इन मसाइल का हल कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, ये इस पे एक इमरजेंसी की सिचुएशन होनी चाहिए इस मसले को कंट्रोल करने के लिए। और जाहिर है कि इस वक्त जो तकरीबन चारों सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, आपके पास PMLN भी है, PTI भी है, पीपल्स पार्टी, और बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है। तो मेरा तो ख्याल है कि इनमें सूबों में एक मुसाबकती एक कोशिश जो है वो शुरू होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कीमती वक्तिया प्रोग्राम में यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जितने मुआशी मसाइल हैं वो जो एग्रेवेट हो रहे हैं, उनकी बड़ी वजह यह है कि हमारी आबादी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, उसकी मैनेजमेंट के वाले से कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। हम जितनी इस्लाहात कर लें, असल जो बुनियाद है, अगर जो तमाम मसाइल की जो जड़ है हमारी बढ़ती आबादी, उस पर काबू अगर नहीं पाते तो हमारी जो जितनी भी इस्लाहात हैं वो बेसूद साबित होंगी। आज की शुभ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।